डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम प्राण के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। प्राण का सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसमें ये खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसके अंदर पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, ब्लड साइनस या ब्लड लेकुना, ब्लड चैनल्स, ये संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती। सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर जो है एक तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है और एक जो है बॉडी फ्लूइड होता है। इसके अंदर जो सेलुलर पार्ट होता है ब्लड के अंदर वो अमीबोइड ल्यूकोसाइट प्रकार की सेल्स इसके अंदर पाई जाती है, और जो लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर जो है कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन भी, हीमोसाइनिन भी कहते हैं। ये डिजोल्व स्टेट में होता है। हीमोसाइनिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है जैसे हीमोग्लोबिन कार्य करता है, लेकिन वहाँ पर फेरस पाया जाता है और यहाँ पर जो है कॉपर जो है इसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण इसका ब्लड का जो कलर है वो नीले कलर का होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर पाई जाने वाली एक संरचना है, हृदय आवरण जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हार्ट पाया जाता है। ये थोरेकिक या सिफेलोथोरक्स वाला जो रीजन होता है उसके नीचे, और हिपेटो पैनक्रियाज और जो जननांग होते हैं उनके ऊपर इसकी ये पाया जाता है। इसके बीच में एक क्षैतिज पट पाया जाता है जिसके कारण ये जननांगों से जो है सेपरेट होता है। ये आगे से पीछे की तरफ जो है देह भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है। पेरिकार्डियल कैविटी में जो है रक्त नलिकाएं पाई जाती है, जिससे जो गिल्स से जो शुद्ध रुधिर है वो लाया जाता है, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर इसको डाला जाता है ताकि यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को सप्लाई किया जा सके। हार्ट त्रिभुजाकार संरचना होती है जिसमें आगे से ये चौड़ा होता है तथा पीछे की भाग जो इसका होता है वो सक्रिय होता है। इसके थोरेक्स का जो मिड डोर्सल वाला जो पार्ट है उसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर ये पाया जाता है। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो हार्ट को साधे रखती है जो संरचनाएं, जो तीन फिलामेंटस टिश्यूज जो होते हैं वो इसको इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर साधे हुए रहते हैं। इनमें से जो शीर्ष भाग है उस और जो है कार्डियोपाइलरिक स्टेंट होता है, और जो शेष दो धागेनुमा संरचनाएं होती है जो हार्ट को पेरिकार्डियल कैविटी में या पार्श्व भित्ति से इसको साधे रखती है उसको कहते हैं हम लेटरल स्टेंट। तो कार्डियोपाइलरिक स्टेंट और लेटरल स्टेंट, ये दोनों स्टेंट जो है मिलकर और हार्ट को पेरिकार्डियल कैविटी में साधे हुए रखते हैं। हार्ट की दीवारें जो होती है पेशी होती है, लचीली होती है, और इसमें 5 जोड़ी कपाट युक्त ओस्टिया भी इसके अंदर पाए जाते हैं। 5 जोड़ी जो ओस्टिया हैं उनमें से पहला जो होता है, एक जोड़ी मिड डोर्सल होता है, एक जोड़ी मिड वेंट्रल होता है, एक जोड़ी एंटीरो लेटरल होता है, एक जोड़ी पोस्टीरो लेटरल, और एक जोड़ी पोस्टीरियर प्रकार के होते हैं। इन छिद्रों में से होकर जो ब्लड है वो हृदय की गुहा के अंदर आता है और वहाँ से हार्ट के अंदर डाला जाता है। अब हम प्रमुख बात करते हैं कि हार्ट से निकलने वाली जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स हैं, वो हार्ट से निकलती है और ब्लड सप्लाई शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। जो धमनियाँ होती है वो इनकी जो मोटी पेशीयुक्त ये रुधिर वाहिकाएँ होती है, और इनकी भित्ति दृढ़ होती है, पेशीयुक्त होती है। इनमें प्रमुख जो आर्टरीज होती हैं उनमें सबसे पहले मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, एंटीनरी आर्टरी है, हिपेटिक आर्टरी है, और मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी है। सबसे पहले हम मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी की बात करेंगे।
ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो अकेली पतली आर्टरी होती है, जो हार्ट के जो अपेक्स वाला भाग होता है, शीर्ष वाला भाग होता है, वहाँ से निकलकर मिड डोर्सल भाग से कैरापेस के ठीक नीचे रीनल चैम्बर के सहारे ईसोफेगस तक जाती है। यहाँ से ये दोनों तरफ जो एंटीना है उन धमनियों से मिल जाती है और ईसोफेगस और जो कार्डियक स्टोमक वाला जो पार्ट है वहाँ तक ये रुधिर पहुँचाने का कार्य करती है। हम बात करते हैं दूसरी जो आर्टरीज हैं वो एंटीनरी आर्टरीज हैं। एंटीनरी आर्टरी एक जोड़ी होती है, ये भी हार्ट का जो शीर्ष भाग है वहाँ से निकलती है और मीडियन ऑप्थेल्मिक धमनी के दोनों पार्ट से एक एक एंटीनरी आर्टरी निकलती है और ये आगे की तरफ मैंडिबुलर पेशियों के सहारे आगे बढ़ती है। इनसे 3 जोड़ी शाखाएं निकलती है, एक पेरिकार्डियल ब्रांच जो हार्ट को रुधिर पहुंचाती है, दूसरी गैस्ट्रिक ब्रांच जो स्टोमक या कार्डियक रीजन को रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है, तीसरी शाखा इसकी मैंडिबुलर ब्रांच है जो मैंडिबल की पेशियों को रुधिर पहुंचाती है। जो प्रत्येक एंटीना आर्टरीज हैं वो निकलने के बाद अपने उद्गम से आगे चलकर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उनमें से एक वेंट्रल ब्रांच और दूसरी डोर्सल ब्रांच, 2 शाखाएं निकलती है। जो वेंट्रल ब्रांच होती है 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। आगे की तरफ जो एक शाखा एंटीन्यूल्स को चली जाती है और जो दूसरी जो सब ब्रांच है वो 2 शाखाओं में विभक्त होकर एक एंटीना को और दूसरी रीनल ऑर्गन या वृक्क अंगों को चली जाती है। डोर्सल ब्रांच जो है पीछे की ओर एक ऑप्टिक आर्टरी से निकलकर ऑप्टिकल रीजन को या आइज़ में चली जाती है। यहाँ से जो डोर्सल ब्रांच है वो घूमकर एक गोलाकार फंदा बनाता है जिसे सर्कुलस सेफेलिकस कहते हैं। ये अपनी सभी शाखाओं से मिल जाता है। जो मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है वो भी आकर इसमें खुल जाती है। सर्कुलस सेफेलिकस से एक जोड़ी रोस्ट्रल आर्टरीज निकलती है जो रोस्ट्रम को जाने वाली होती है, जैसा आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हिपेटिक आर्टरी की। एक जोड़ी हिपेटिक आर्टरी होती है और ये हार्ट के जो वेंट्रल लेटरल सतह होती है वहाँ से निकलकर जो एंटीना है उन धमनियों के ठीक पीछे से निकलकर ये हिपेटोपेनक्रियाज को रुधिर पहुँचाने का कार्य करती है। हिपेटोपेनक्रियाज में प्रवेश करने के बाद ये शाखाएं और कई सब ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट जो आर्टरीज हैं वो मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी। मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी हार्ट से निकलती है और ये अकेली मोटी धमनी होती है जो छोटी भी होती है लेकिन ये मोटी होती है और मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी भी इसको कहते हैं। जहाँ से ये निकलती है वहाँ से निकलने के तुरंत बाद ये 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी और एक्सटर्नल आर्टरी। 2 आर्टरीज में ये विभक्त हो जाती है। सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी जो होती है वो उसको हम डोर्सल एब्डोमिनल आर्टरी भी कहते हैं। ये आंत्र का जो ऊपरी भाग है उसके और पीछे की तरफ ये पश्च आहार नाल तक ये जाती है। इसका प्रमुख कार्य है आंत्र जो मीडियन इंटेस्टाइन और डोर्सल एब्डोमिनल जो मसल्स है उनको रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट आर्टरी एक्सटर्नल आर्टरी है। ये भी मोटी आर्टरी होती है जो मध्य आंत्र के दाईं और बाईं ओर से नीचे की ओर जो है आगे की तरफ जाती है। ये आर्टरी वेंट्रल थोरेकिक गैंग्लियोनिक मास के बीच में से निकलकर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, एक वेंट्रल थोरेकिक ब्रांच और दूसरी वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच। जो वेंट्रल थोरेकिक ब्रांच है, वेंट्रल थोरेकिक जो ब्रांच है वो आगे की ओर मुख तक पहुंचती है और एक्सटर्नल रीजन को, मैक्सिला को, मैक्सिलुली को और जो पहली 3 जोड़ी टांगे हैं, वॉकिंग लेग्स हैं, उनको रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। वेंट्रल एब्डोमिनल जो शाखा है, दूसरी जो शाखा है वेंट्रल एब्डोमिनल, वो एब्डोमिन के वेंट्रल पार्ट में जाती है और जो अंतिम 2 जोड़ी टांगे हैं
उनको और प्लियोपोड को रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अपेंडिजेज में कि इसमें 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स होती है, तो पहली 3 जोड़ी को तो वेंट्रल थोरेकिक जो ब्रांच है वो रुधिर पहुंचाती है, और लास्ट वाली जो 2 जोड़ी वॉकिंग लेग्स हैं उनको एब्डोमिनल वेंट्रल एब्डोमिनल शाखा रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। साथ ही वो प्लियोपोड्स को भी रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोसिलोमिक स्पेस की। हीमोसिलोमिक स्पेस या रुधिर कोटर, ब्लड साइनस या ब्लड लैकुना हम कह सकते हैं। ये जो शरीर के विभिन्न भागों से जो धमनियाँ रुधिर एकत्रित करती है वो बार बार कई शाखाओं में विभक्त होकर ब्लड साइनस या हीमोसिलोमिक स्पेस का निर्माण करती है, और इन ब्लड साइनस या लैकुना में जाकर वो खुल जाती है। क्योंकि प्राण के अंदर जो शिराएं होती हैं उनका अभाव होता है, और इसलिए ये सारी जो ब्लड साइनस हैं या ब्लड आर्टरीज जो हैं मिलकर ब्लड साइनस का निर्माण करती है, और ये ब्लड सारे साइनस मिलकर एक बड़े वेंट्रल साइनस में खुल जाते हैं। ये जो वेंट्रल साइनस होता है ये थोरैक्स का जो फर्श होता है वहाँ पर हिपेटोपेनक्रियाज के नीचे पाया जाता है, और यहाँ से जो वेंट्रल साइनस है विभिन्न स्थानों पर आकर इसमें परस्पर मिलते रहते हैं। अगर हम इसके ब्लड के जो फ्लो की मैकेनिज्म के बारे में बात करें या ब्लड चैनल्स की हम बात करें, तो इसके प्राण के अंदर जो रुधिर वाहिकाएँ होती है उनमें 6 जोड़ी एफेरेंट और 6 जोड़ी इफेरेंट नलिकाएँ पाई जाती है। 6 जोड़ी एफेरेंट ब्रेंकियल चैनल्स जो होती है वो उनके द्वारा रुधिर को गिल्स के अंदर लाया जाता है। ये वाहिनियाँ जो होती है पार्श्वीय वक्षीय भित्ति के सहारे की तरफ आगे गिल रूट तक जाती है। यहाँ से ये लेटरल वेसल्स में खुलती है। जो गिल्स होते हैं उससे 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स पाई जाती है। उनमें से एक जो गिल में एक महीन जो सीमांत नलिका होती है वो मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल नलिका में जाकर खुलती है। जो मार्जिनल चैनल्स होती है या मार्जिनल नलिकाएं या सीमांत नलिकाएं होती है उनके अंदर यहाँ पर ब्लड को जो है ऑक्सीजनेट या ऑक्सीकृत किया जाता है, और ये ऑक्सीकृत जो रुधिर है वो मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूबुल्स में होता हुआ इफेरेंट ब्रेंकियल ट्यूबुल्स के अंदर चला जाता है। और ये इफेरेंट ब्रेंकियल जो चैनल होती है ये भी 6 जोड़ी होती है, और ये भी गिल रूट के होकर बाहर निकलती है, और जो रुधिर होता है उसको पेरिकार्डियल कैविटी में ले जाकर हार्ट में डालने का कार्य करती है। ये जो आप देख रहे हैं वह जो इसका फ़्लो है, ब्लड का फ़्लो किस प्रकार से होता है वही डायग्राम है। इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हार्ट के संकुचन लगातार जो है लयबद्ध तरीके से संकुचन करता रहता है, जिससे निरंतर जो धमनियों के अंदर है रुधिर पंप होता रहता है। ये रुधिर जो है शरीर के विभिन्न भागों में इसको वितरित किया जाता है। जैसा हम देखते हैं कि आपको मैंने बताया कि जो प्राण का रुधिर है वो उसमें जो है एमीबोइड सेल्स पाई जाती है, और ये फेगोसाइटिक प्रकार की सेल्स होती हैं। यहाँ जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन के स्थान पर हीमोसाइनिन नाम का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो पाया जाता है, और ये ऑक्सीकृत होने के बाद में हल्का नीला हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉपर जो है पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये नीला हो जाता है। इसमें भी वो जो है यदि किसी प्राण के कोई अपेंडिजेज को हम हटा दें तो उस स्थान पर जो है ब्लड का कोगुलेशन होता है। इस ब्लड का कोगुलेशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो वर्णक रेस्पिरेटरी वर्णक पाया जाता है वो इसको कोगुलेट करने का कार्य करता है। थैंक यू।